गुड इवनिंग दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मुकेश सैनी। अपन जो सर्वे की अपने एग्ज़ाम की तैयारी वाली जो सीरीज चल रही थी, वो सीरीज़ के अंदर आज की क्लास के अंदर मैं मतलब एक दो स्टूडेंटों के कमेंट आए थे कि सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन और हमको जो करवा दिया जाए। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लेकर आया हूँ, जो आपके सामने बोर्ड पे आपको जो शो हो रहा होगा। अपन इसके से जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ अपन आरएल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन आज की जो आपने थंबनेल्स के अंदर देखा होगा, आज की क्लास के अंदर अपने रहेगा कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन का इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना आता है जब अपन लेवलिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि लार्ज एरिया की अगर अपन को लेवलिंग करनी हो तो उस टाइम पे अपन कर्वेचर के इफेक्ट को कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो भी अपना जियोडेटिक सर्वे के अंदर होता है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन आज के क्वेश्चन की, और आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपना आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। कुछ वैल्यूज है, ठीक है, कुछ रीडिंग्स है अपन ने जो डंपी लेवल की हेल्प से, ठीक है, डंपी लेवल की हेल्प से जो अपन ने नोट करी है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। अपन जो कंटिन्यू लेवलिंग करते हुए जा रहे थे और कुछ रीडिंग्स अपन ने नोट करी है, तो वो मैंने जो है आपको इस टेबुलर फॉर्म के अंदर पहले से ऑलरेडी लिख दी है, ठीक है। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है कि अपन को एक तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है, ठीक है। दूसरा अपन को क्या कैलकुलेट करना है कि जो भी आपके जो ये पॉइंट्स है, ठीक है, जो भी आपकी स्टेशंस है, इन स्टेशंस की अपन को आरएल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आरएल को अपन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ठीक है, जब भी आप कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आता है, मतलब कि जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको रिमार्क बिल्कुल एकदम ब्लैंक छोड़ रखा है। रिमार्क यहाँ पे मैंने एकदम बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसके अंदर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहां कहां पर चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसमें कहां कहां पर चेंज हुआ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी अपनी फर्स्ट रीडिंग होती है, ध्यान देना, जो भी अपनी फर्स्ट रीडिंग होती है वो हमेशा कहां लिखी जाती है, वो हमेशा बेंचमार्क पे नोट की जाती है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट का नाम दे दिया बेंचमार्क, ठीक है। बेंचमार्क के ऊपर अपन ने क्या पढ़ा? बैक साइड, ठीक है। बैक साइड अपन रीडिंग यहाँ पे पढ़ ली है। अब अगर यहां से आगे मैं चलता हूं, तो जहां पर भी आपका फोर साइड एंड बैक साइड, ध्यान रखना, फोर साइड एंड बैक साइड दोनों रीडिंग अगर एक साथ आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इस जगह पे अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है। इसका मतलब इस जगह पे अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, तो इसको अपन कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट, ठीक है, या इसको कह सकते हो आप चेंजिंग पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अगर आपके मोर देन, अगर आपके 2 यानी कि एक से ज्यादा अगर चेंजिंग पॉइंट है तो उसको जो आप मार्क कर सकते हो कि चेंजिंग पॉइंट नंबर 1 और 2, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन देखते थे वो 6, जो आपका स्टेशन 6 दिखाई दे रहा है, तो इस जगह पे भी आपका क्या है, यानी कि क्या आ रही है, फोर साइड एंड बैक साइड दोनों रीडिंग अगर आपकी आ रही है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, चेंजिंग पॉइंट है, और इसको मैंने लिख दिया TP2, ठीक है। TP या फिर CP2 आप जो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका 7th, यानी कि इसके साथ में एक रीडिंग पढ़ी और उसके बाद में फिर अपन को इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ गया, और लास्ट रीडिंग अपन को जो है नोट कर ली। और ये अपना क्या है, ये आपका एंड ऑफ द पॉइंट, यानी कि जो आपने जिस दिन वर्क किया उस दिन का आपका जो एंड ऑफ द रीडिंग्स आपके आ गई, क्या, ये वाले, ठीक है, 1.730। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन को निकालना है कि इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या निकलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको HOI निकालना हो, तो मैंने क्या बताया कि जो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलता है कि उस पॉइंट का RL प्लस वहां पर जो आपको बैक साइड रीडिंग दी हुई है, ठीक है, जो वहां पर जो आपको बैक साइड रीडिंग दी हुई है। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ का RL कितना है, यहाँ का RL मेरे को दिया है 212.500 प्लस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1.826 मीटर, ठीक है। ये मेरी बैक साइड है, ये क्या अपनी बैक साइड है, और इसको मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा क्या है, मेरा निकल के आ गया HOI, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस पॉइंट पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ गया, और वो निकल के अपना 214.326 कितना आया, 214.3 कितना आया, मैंने निकाला है 326, 214.326, ठीक है, 326, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 214.326 मीटर। ये अपना क्या निकल के आ गया, ये अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ गया। अब अपन को नेक्स्ट पॉइंट का RL पता करना है, नेक्स्ट पॉइंट का RL पता करना है। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट का RL पता करना हो, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट का RL, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का अगर RL पता करना हो, तो अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आपका HOI भी लिख सकते हैं, इसको HI भी लिखा हुआ कहीं जगह, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। HOI और HI एक ही चीज है, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या HOI लिखो, जाए जो आप HI लिखो डायरेक्ट, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट का जब भी आप RL कैलकुलेट करते हो, तो नेक्स्ट पॉइंट का RL आपका क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर से माइनस करोगे आप या तो IS या फिर करोगे FS,
ठीक है, या तो IS आपको माइनस करना पड़ेगा या फिर आपको जो है FS यानी फोरसाइट आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट का आपको क्या जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट का RL निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप कि जो आपका RL दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका जो RL दिया हुआ है तो अपन को इस पॉइंट का RL निकालना है। तो आपको HOI यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर से या तो IS माइनस करोगे या FS माइनस करोगे, जो रीडिंग्स आपको दी हुई है उसी को आप जो माइनस कर दोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट का RL निकालने के लिए यानी कि अगर इस पॉइंट का मैं RL निकालता हूं तो क्या करूंगा, इस HOI के अंदर से मैं माइनस करूंगा 1.430 तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, इस वाले पॉइंट का RL निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस पॉइंट का RL क्या हो जाएगा आपका 214 यानी कि RL इज इक्वल टू 214.326 माइनस 1.430 तो इस जगह पे आपका RL निकल के आ जाएगा। यहाँ का RL कितना निकल के आया, ठीक है, यहाँ का RL अपना निकल के आया 212.896 ठीक है। एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 214.326 में से माइनस किया मैंने 1.430 ठीक है, यह आया 212.896 क्या निकल के आ गया 212.896 ठीक है, ये अपना निकल के आ गया इस पॉइंट का RL। ठीक है, ध्यान दे रखना हमेशा जब तक आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हो जाता तब तक आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा। क्या ध्यान रखना है आपको कि जब तक आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि जब तक आपका इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन चेंज नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा। ठीक है, उसी के अंदर से अपन को माइनस करके निकालना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट का RL। ठीक है, तो अब ये अपन ने RL निकाल लिया, इसके बाद मैं इस पॉइंट का RL निकालूंगा। तो इस पॉइंट का RL निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा स्टेशन वही है, इंस्ट्रूमेंट वही लगा हुआ है, तो इसी के अंदर से मैं फिर माइनस करूंगा आपकी IS, क्योंकि अभी तक FS अपनी नहीं आई है। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर से यानी कि अगर इस पॉइंट का RL निकालना है तो क्या करेंगे अपन 214.326 में से फिर माइनस करेंगे ये वाली रीडिंग। ठीक है, ये क्या है आपका 1.532 ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस पॉइंट का RL पता चल जाएगा और ये RL आपका कितना होगा, ये RL आपका हो जाएगा 214.326 माइनस किया आपने 1.532 ठीक है, तो ये आ गया आपका 212.794 ठीक है, ये अपना RL निकल के आ गया 212.794 ठीक है, तो ये अपना इस पॉइंट का RL निकल के आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट का RL भी अपन को निकालना है। अभी तक अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हुआ है, ध्यान रखना, अभी तक अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हुआ है। इस रीडिंग के बाद में आपको पता है ना कि जो लास्ट रीडिंग होती है, ठीक है, वो अपने फोरसाइट होती है और फोरसाइट इन लास्ट रीडिंग अपन नोट करने के बाद ही तो इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहां से अपन ने इस RL से फिर वापस क्या किया कि अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर से फिर अपन ने FS माइनस किया, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। IS अपन 2 बार माइनस कर चुके हैं, अब अपनी बारी है FS माइनस करेंगे, यानी फोरसाइट अपन माइनस करेंगे इस HOI के अंदर से। तो यहाँ से इस पॉइंट का RL जो आप निकालोगे, यानी कि जो आपका टर्निंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे RL आपका कितना होगा, तो 214.326 में से माइनस करोगे 214.326 में से माइनस किया मैंने 1.746 ठीक है, तो ये मेरा निकल के आ गया 212.58 कितना 212.58 ठीक है मीटर। सारी रीडिंग्स मीटर में है तो अपन को जो है लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे अगर मैं बात करता हूं, यहां से अगर अपन आगे बात करते हैं कि इस जगह पे अपना इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो गई है, तो इस जगह पे नया अपना क्या जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, क्योंकि यहां पे अपन ने एक और बैक साइड रीडिंग पढ़ ली है। तो इस जगह का HOI अपन को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही आपका जो है HOI पता करने के लिए क्या करोगे आप, RL प्लस बेंचमार्क। ठीक है, RL प्लस बेंचमार्क पे जो आपने बैक साइड रीडिंग पढ़ी है, ठीक है, बैक साइड रीडिंग जो आपने पढ़ी है, तो RL कितना है अपना 212 है, 212.58, इसके अंदर आप प्लस कर दोगे 1.689 जो आपका आएगा वही आपका क्या होगा, नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। तो यहां से आप जो है इसके अंदर प्लस करो, प्लस करेंगे अपन 1.689 ठीक है, तो ये अपना आ गया 214.269 ठीक है, 214.269 यहाँ पे मैंने लिखा किस जगह पे, यहाँ पे 214.269 यही आया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है एकदम से, एक बार। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, यहां से आप जो है
ये अपन ने निकाल लिया। अब नया HOI, तो अब आगे की जो RL आएगी, आगे की जो RL आएगी वो अपनी किस पे बेस आएगी, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे बेस। ठीक है, तो ये अपना कितना है HOI यहाँ पे 214.269 मीटर। ठीक है, मीटर। अब अपना नेक्स्ट RL अपन को वही है कि अपना नया HOI आ चुका है। इस चीज का ध्यान रखना स्पेशली कि जब तक आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हुआ था तब तक आप इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया है, तो नेक्स्ट RL निकालते टाइम आप इसको ध्यान में मत रखना। अब आपको जो है ये वाला HOI आपको ध्यान में रखना है, माइंड के अंदर ये आपका हट जाना चाहिए और ये माइंड के अंदर आ जाना चाहिए। तो इस पॉइंट का RL निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर से, ठीक है, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर से नेक्स्ट रीडिंग क्या है मेरी, IS। नेक्स्ट रीडिंग क्या है, IS। तो इसको जो है माइनस करूंगा, तो इसके अंदर से ये माइनस करेंगे तो अपना नेक्स्ट RL यहाँ पे आ जाएगा। तो आप जो माइनस करके देखो एक बार, 214.269 माइनस किया मैंने 1.485, ठीक है, 485, तो मेरा आया 212.784, 212.784, ठीक है, ये अपना नेक्स्ट RL आपका आ चुका है। अब फिर अपन को नेक्स्ट RL पता करना है, तो इसके अंदर से यही आपका HOI के अंदर से फिर मैं ये माइनस करूंगा। ठीक है, फिर अपन जो है इसको माइनस करेंगे क्योंकि मेरी क्या है, FS की रीडिंग है। तो 214.269 माइनस किया मैंने 1.600, तो ये आया मेरा 212.669, 212.669। ठीक है, तो ये मेरा नेक्स्ट RL आ गया 212.669। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वापस आपका क्या है, टर्निंग पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे भी आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, तो अपन को इस जगह पे नया HOI निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यू HOI निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वो अपन को वही आपका क्या हो जाएगा, RL प्लस बैक साइड रीडिंग, RL प्लस बैक साइड रीडिंग, जैसा कि अपन करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो लिखेंगे HOI, नया HOI आपका क्या हो जाएगा, RL की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आपका है 212.669। ठीक है, इसके अंदर प्लस कर दोगे, प्लस कितना 1.612। ठीक है, तो ये जो नया आपका क्या जाएगा, HOI जाएगा। तो नया HOI आपका क्या हो जाएगा, वो आता है आपका 269 हो गया। उसके बाद में आपका आता है, इसको मैं अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 212.669। ठीक है, इसको प्लस किया मैंने 1.612। ठीक है, निकल के आया 214.281, 214.281। ठीक है, 214.281। ठीक है, तो इस जगह का अपना नया कितना निकल के आया, 214.281। अब जब नेक्स्ट अपन जो है RL पता करेंगे, तो नेक्स्ट RL पता करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से, अब इसको भूल जाना है, इसको ध्यान रखना है, तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फिर माइनस करूंगा मैं 4 साइड, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड अपनी जो है कोई नहीं है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा 4 साइड को। तो इसके अंदर से मैंने माइनस किया 1.562। ठीक है, तो ये माइनस करते ही मेरा आ गया 212.719। ठीक है, 212.719 मीटर। अब यहाँ पे देखो आपका फिर जो है इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, इसका मतलब इस जगह पे फिर अपना जो है नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आएगा। तो इसके अंदर मैं वापस ऐड कर दूंगा बैक साइड। ठीक है, बैक साइड मैंने ऐड किया 1.320, तो ये मेरा निकल के आ गया 214.039। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया, 214.039 मीटर। ठीक है, ये नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपना निकल के आ गया। अब नेक्स्ट RL अगर अपन को पता करनी, 2 RL अपनी जो है बच चुकी है, तो 2 RL निकालने के लिए अपन जो है इसी का ही यूज करेंगे, क्योंकि अगले जो है इससे आगे अपना कोई इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हुआ है। तो 214.039 के अंदर से जब मैं माइनस करता हूं IS, ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट RL निकल के आ जाएगा। तो इसके अंदर से मैंने माइनस किया 1.476, तो ये निकला मेरा 212.563, 212.563। ठीक है, 563। ठीक है, अब फिर अपन को जो नेक्स्ट पॉइंट का RL पता करना है, तो अपना जो बेस क्या रहेगा, यही अपना HOI रहेगा, और इसी HOI के अंदर से मैं माइनस कर दूंगा 4 साइड। तो 4 साइड जब मैंने माइनस किया 1.730, तो ये मेरा निकल के आ गया 212.309, 212.309 मीटर। ठीक है, ये अपना जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी अपन ने निकाला और नेक्स्ट पॉइंट के RL भी अपन ने निकाली। चलो ठीक है, एक बार जो अपन चेक लगा लेते हैं कि जो अपन ने किया है वो अपना सही है या नहीं। तो आपको पता है अर्थमेटिक चेक लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबमिशन ऑफ BS करोगे आप। ठीक है, और करोगे आप सबमिशन ऑफ FS आप करोगे, उसके बाद में से लास्ट RL में से फर्स्ट RL जब माइनस कर दोगे, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर होना चाहिए, यानी लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं
कि लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ठीक है, फर्स्ट आर एल। तो ध्यान रखना लास्ट आर एल कितना है 212.309 में से माइनस करोगे कितना 212.500, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 212.309 माइनस 212.500, तो यह है आपका माइनस 0.191, ठीक है, 0.191। अब अगर यहाँ पे आप सबमिशन करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से सबमिशन कर लेते हैं 126 प्लस 1.689 प्लस 1.612 प्लस 1.320, ठीक है। तो ये आता है अपना ठीक है, क्या गड़बड़ हो गई, 1.826 प्लस 1.689 प्लस 1.689 के बाद में आएगा आपको 1.612 प्लस 1.320, ठीक है। ये जब अपन ने किया तो ये आई मेरी 6.447, ठीक है, 447। और इसको जो है फटाफट से एक बार और मैं कर लेता हूँ 1.746 प्लस 1.600 प्लस 1.562 प्लस 1.730, ठीक है। तो ये आया मेरा 6.638। जब इन दोनों का डिफरेंस अपन पता करेंगे तो यानी कि इसके अंदर से मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ एक बार। तो चेक के अंदर मेरे को क्या करना है कि सबमिशन ऑफ BS माइनस सबमिशन ऑफ FS, ये किसके बराबर होगा, ये आपका इसके बराबर होना चाहिए, लास्ट आर माइनस फर्स्ट आर के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, BS कितना आया 6.447, 6.447 में माइनस किया मैंने ये, तो ये भी मेरा डिफरेंस कितना आता है 6.447 में से माइनस किया 6.638, ठीक है। तो ये भी मेरा कितना आता है माइनस 0.191। तो इसका मतलब जो मैंने किया है वो अपना सही है, यानी यहाँ पे मैंने एक बार चेक करके इसको देख लिया है, ठीक है। तो यानी कि अपन ने जो किया है, जो भी आपने निकाला RL, वो एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये जो है मैंने एक क्वेश्चन आपकी डिमांड पे एक और करवा दिया है आपकी फरमाइश के ऊपर कि सर एक क्वेश्चन और करवा दीजिए। इससे टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट RL नहीं देके वो लास्ट RL दे दे, फर्स्ट RL नहीं देके लास्ट RL दे दे, तो उसके अंदर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे कि अपन माइनस करते आ रहे थे, यानी कि जब लास्ट RL अपन को अगर फर्स्ट RL दिया है तो अपन FS और IS को माइनस करते हुए आ रहे थे। अगर आपको लास्ट RL दे दिया जाए और फर्स्ट RL पूछा जाए तो इस केस में आपको क्या करना है कि जो लास्ट RL था उसके अंदर जो चीज अपन माइनस करते हुए आ रहे थे उसको प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 212.309 के अंदर अगर मैं प्लस कर देता हूँ ये, ठीक है, ये वाली चीज अगर मैं प्लस कर देता हूं तो मेरा यहाँ का क्या जाता है, ये जो पॉइंट का जो अपना क्या जाएगा HOI, ठीक है, इस पॉइंट का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से ये माइनस किया तभी तो ये आया, ठीक है, तभी तो ये आया। तो यानी कि जिस जिस पॉइंट का आपको जो टर्निंग पॉइंट दिया हुआ उस पॉइंट का आपको जो पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेना है, और जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपके पास में पता चल जाए तो उसके बाद में आप जो आराम से जब इसके अंदर से ये माइनस करोगे तो ये रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। अगर आपको चाहे फर्स्ट का दे दे, चाहे मिडिल का दे दे, चाहे लास्ट का दे दे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्रोसीजर यही फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि पहले आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है, उसके बाद में आपको राइज एंड फॉल या सॉरी RL आपको निकालना है, ठीक है। तो अपन जो राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से अपन एक एक क्वेश्चन, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए और HOI से भी आपको सॉरी राइज एंड फॉल मेथड से भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आज की जो अपनी मेन क्लास है उसकी, ठीक है, जो आपका इफेक्ट बताएगा कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन का। चलो ठीक है, आप जो हेडिंग डालेंगे जो अपना नया टॉपिक है आज की क्लास का उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फटाफट से तैयार हो जाइए कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कर्वेचर, रिफ्रैक्शन एंड कंबाइंड करेक्शन, ठीक है। चलो ठीक है, तो अगला टॉपिक आप लिखेंगे इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन,
एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, कर्वेचर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, किसकी वजह से, इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसकी अपन बात करेंगे। तो इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी अपन जो जियोडेटिक सर्वे कर रहे थे, ठीक है, जियोडेटिक सर्वे के अंदर अपन क्या कर रहे थे कि जब भी आप लार्ज एरिया का, ठीक है, यानी कि आपका एरिया अगर मोर देन 195.5 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या करते हैं अपन, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर लगाते हैं, ठीक है, और वो कर्वेचर का इफेक्ट कितना आता है, ठीक है, वो भी अपन जो है आज की क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो ध्यान देंगे कि जब भी आप कोई भी सर्वे करते हो, सपोज दैट मैंने जो है अपना अर्थ का सरफेस कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इतना अपन ने एक देखा कि अपना अर्थ का सरफेस कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान से देखते हुए चलना, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ताकि आपको जो और डिटेल से समझ में आ जाए कि ये अपना कोई अर्थ का सरफेस है इस तरीके का, ठीक है, बड़ा है। अब क्या है कि अपन ने एक लेवल इंस्ट्रूमेंट लगाया, लाइक सपोज दैट यहाँ पे जो मैंने एक लेवल इंस्ट्रूमेंट सेटअप लगा दिया, ठीक है, ये मेरा कोई स्टेशन था, ठीक है, ये क्या है अपना एक स्टेशन है और स्टेशन के ऊपर अपन ने ये एक लेवल लगा दिया, इसको मैं लिख देता हूँ लेवल, ठीक है, ये अपन ने एक लेवल लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो है लेवलिंग करता रहूंगा। अब आपको पता होगा कि ये अर्थ है, अब अर्थ का कहीं ना कहीं आपका क्या है, एक पॉइंट होगा, यानी कि इसका एक सेंटर होगा। तो इस सेंटर को सपोज दैट मैं नाम दे देता हूं, मैंने नाम दे दिया इसको ओ, ठीक है, ओ नाम मैंने इसको दे दिया है, ठीक है। यहां से अब आप ध्यान से देखते हुए चलना कि आपके इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट आपका यहाँ पे हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। ये कुछ आपका ग्राउंड के ऊपर इस तरीके से कुछ स्टेशन है जिसको अपन स्टाफ स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया 1 2 3 मार्किंग कर दी है, ठीक है, 4 5 6, इस तरीके से आपके जो मल्टीपल जो आपके आगे चलते हुए जा रहे हैं कि आपके क्या है स्टेशन है। अब जो मैंने लेवल लगाया है, अब मैं देखूंगा कि अगर ये जो मेरा अर्थ का जो पॉइंट है, सेंटर है, ठीक है, अर्थ का जो सेंटर है, इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये डिस्टेंस, ये यहां से डिस्टेंस, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं कि अर्थ की जो मेन रेडियस होती है वो अपने क्या है आपके 6370 किलोमीटर है, 6370 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहां से अगर इस पॉइंट का देखूं मैं, यहां से इस पॉइंट को अगर मैं देखता हूं, यहां से इस पॉइंट को अगर मैं देखता हूं, यहां से इस पॉइंट को अगर मैं देखता हूं, यहां से इस पॉइंट को अगर मैं देखता हूं, तो यहां से मेरे को एक चीज पता चल रही है कि इनकी सबकी क्या है डिस्टेंस बराबर है, यानी कि सब क्या है ये आर है, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ है, जिसको अपन मेन रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर यहां से ध्यान से देखना कि अगर मैं इस लेवल इंस्ट्रूमेंट के अंदर होके देखता हूं कुछ इस तरीके से, और एक मैं इधर की साइड में भी देखता हूं, दोनों साइड में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपन ने देखा। अब जो आपको पता है कि जो भी आपकी एक इमेजिनरी जो लाइन निकलती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो अगर इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं, यानी कि जो ये लाइन है आपकी, इस लाइन को अगर मैं नाम दे दूं कि ये क्या अपना एक, जैसे कि ये मेरा कोई भी टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप के अंदर होके मैं देख रहा हूं, ये कोई आपका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के अंदर से अपन ने देखा तो ये क्या दिखाएगा अपन को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपन को शो करेगा। तो इसको नाम दे दिया अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी आपकी क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी क्या हो गई। बस यही समझने की चीज है, उसके बाद में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन कैसे करनी है, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे क्या रखा मैंने, एक स्टाफ पे, यहाँ पे एक स्टाफ रखा, ठीक है, इस पॉइंट पे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। स्टाफ का जो कलर चेंज करूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन ब्लैक से कर देते हैं। एक स्टाफ मैंने यहाँ पे रखा, एक स्टाफ मैंने यहाँ पे रख दिया, ये स्टाफ बड़े बड़े हैं, ठीक है, ऊपर तक जा रहे हैं, और एक स्टाफ मैंने फोर्थ पॉइंट, ये तो साइड में हो गया, इसको अपन इधर लाते हैं। एक स्टाफ मैंने यहाँ पे रख दिया, एक स्टाफ मैंने यहाँ पे रखा, और एक स्टाफ मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखना अब कि ये जो अपन को क्या करना है, लेवल करना है, ठीक है, अपन लेवलिंग पढ़ रहे हैं। तो लेवलिंग के अंदर इस पॉइंट से, यानी कि सेंटर पॉइंट से आपके जितने भी जो स्टेशन है उनकी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, अब अगर मैं देखता हूं, क्योंकि ये लेवल है मेरा, स्टाफ रीडिंग यहाँ पड़ेगा, स्टाफ रीडिंग यहाँ पड़ेगा, स्टाफ रीडिंग यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, और यहाँ पड़ेगा। तो अगर मैं बात करता हूं, यहां से एक चीज आप जो नोट करते हुए चलना कि अगर अपन देखते हैं ये स्टाफ बिल्कुल एकदम वर्टिकल नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये इनके जो आपके अर्थ का जैसे जैसे सरफेस आएगा वैसे वैसे आपकी इसकी पैरेलल चलती जाएगी, ठीक है, सॉरी इसके परपेंडिकुलर रहेगी, तो इसको जो है आप जो ध्यान रखना। तो अब यहां से अपन देखते हैं कि अगर ये पॉइंट यहां तक अगर डिस्टेंस इसका 6370 किलोमीटर है, ठीक है,
यानी 6370 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर ये आपका ई है तो ये भी आपका ई होना चाहिए, ये भी आपका ई होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपका ई होना चाहिए, ये भी ई होना चाहिए, ये भी ई होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कम है, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा आगे, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा आगे। जो एलिवेशन आपका दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक जो है बराबर है, सॉरी x के बराबर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो ज़्यादा आ गया, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा आ गया। तो यही चीज़ है कि ये जो इफेक्ट आता है ये किसकी वजह से आ रहा है? कर्वेचर की वजह से। कौन से कर्वेचर की वजह से? अर्थ के कर्वेचर की वजह से। अब यहाँ से आप एक चीज देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन, ये अपना ई है, इसको जो बाद में लिखूंगा। अगर मैं ये जो आपका अर्थ का कर्वेचर है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने कुछ इस तरीके से। तो ये जो अपनी अर्थ के कर्व के जो आपका अर्थ है, जो अर्थ का जो कर्वेचर है उसके जो पैरेलल जो लाइन जा रही है, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लेवल लाइन। बोलते कि नहीं बोलते? हाँ सर बिल्कुल बोलते हैं। ये क्या अपने, ये लेवल लाइन है, ये क्या अपनी लेवल लाइन है। तो यहाँ से अपन को एक चीज पता चल रही है कि कहीं ना कहीं अगर इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का अगर मैं डिस्टेंस देखता हूँ सेंटर ऑफ द अर्थ से, तो कहीं ना कहीं बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बराबर है, यहाँ से यहाँ तक बराबर है और यहाँ से यहाँ तक बराबर है। ऐसे इन पॉइंट का भी आपका डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका मतलब ये मेरी क्या हो गई? एक लेवल लाइन हो गई। अब इसके अंदर क्या इफेक्ट आया? ये वाला इफेक्ट आया। आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल आया। तो इसी को मैंने नाम दे दिया ई, या इसको नाम दे देता हूं मैं सी सी, ठीक है, सी सी, यानी कि कर्वेचर की वजह से करेक्शन जो लगाना है, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने सी सी। इस लाइन की अगर मैं बात करूंगा तो ये सी सी हो जाएगा, इस लाइन की बात करूंगा तो ये सी सी हो जाएगा, इस लाइन की बात करूंगा ये सी सी, इस लाइन की ये सी सी और इस लाइन का ये सी सी, ठीक है। ये चीज आपको जो है क्लियरली समझ में आ गई होगी, आ गई। अब यहां से अपन देखेंगे कि कोई भी एक पार्ट उठा लो, कोई भी जो हमें यहां से एक पार्ट उठा लेता हूं। सपोज दैट मैंने यहां से ये पार्ट काट के बाहर कर दिया, ठीक है, बाहर कर दिया। और बाहर किस तरीके से किया? कुछ इस तरीके से, यानी कि जो आपका ये पॉइंट था, ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट था इसको मैंने यहाँ पे बना दिया, ये पॉइंट हो गया, यानी कि जो ये अपना पॉइंट हो गया। और ये जो लाइन आपकी ये मैंने बना दी, ये अपना अर्थ का जो है ओ पॉइंट हो गया, ठीक है, यानी कि अर्थ का जो सेंटर है। और ये पॉइंट आपका कौन सा है? ये वाला, ठीक है, इसको स्टेशन नाम दे दिया। अब एक पॉइंट मेरा कहाँ है? एक पॉइंट मेरा जा रहा है कहीं ना कहीं इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से देख लेता हूँ मैं इस जगह पे। तो ये अपना अर्थ का कर्वेचर कुछ इस तरीके से जा रहा है। यहाँ से आप बना देना इसको, ये मैं बना दिया इस तरीके से। ये मेरा एक पॉइंट ये हो गया और यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई ये, ठीक है, एक जो कोई सा पार्ट मैंने काट के बाहर कर लिया है। और अब यहाँ से देखना, एक तो ये आपका, क्योंकि इस जगह पे आपका लेवल लगा हुआ है, इस जगह से लेवल लगा हुआ है, तो यहाँ से एक टेंजेंशियल जो लाइन जाएगी, ये तो आपकी क्या हो गई? ये तो आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हुई कि नहीं हुई? और ये जो है, यानी कि ये जो है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई स्टाफ रखा हुआ है, तो ये स्टाफ रखा हुआ होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से स्टाफ रखा हुआ होगा। तो ये जो रहेगा, यानी कि ये अर्थ का जो कर्वेचर आगे तक जा रहा है, और ये इफेक्ट जो रहेगा इसको मैंने नाम दे दिया सी सी, यानी इतना ही तो इफेक्ट है, इतना ही है, इतना ही है कि नहीं है? जी हाँ बिल्कुल इतना ही है। तो अगर ये ओ है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, और इसको नाम दे देता हूं मैं सी, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको नाम दे दिया मैंने सी। तो ध्यान से देखना एक बार, ये सी, ठीक है। अब क्या है? अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जो ये जो टेंजेंट है यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और जो ये डिस्टेंस है, क्योंकि इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये क्या है आपका? कहना कहीं डी है, डी डिस्टेंस मैंने मेजर किया। डी डिस्टेंस पे मैंने क्या रखा? एक स्टाफ रखा कि नहीं रखा? बिल्कुल रखा। अब इसके अंदर अगर मैं देखता हूं इन ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर, ए ओ बी जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ बी के अंदर अगर मैं देखता हूं तो क्या बताता है मेरे को? ओ बी जो आपका क्या है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का, 90 डिग्री के जो सामने का आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये बेस हो जाएगा। तो अगर हाइपोटेन्यूस की मैं बात करता हूं, यानी कि ओ बी स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, और ये अपना पता है, अपन को पता है यहां से यहां तक ये भी आर है और ये भी आर है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यानी कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं है? ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर इस ओ ए को ध्यान से देखना, ये सॉरी ओ बी को अगर मैं दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि यहां से यहां तक तो आर है, ठीक है, ये तो अपना आर हो गया यहां से यहां तक, ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया? आर हो गया, ये क्या हो गया? अपना
आर, ठीक है, इसी पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। और ये क्या है, ये मेरा सी सी है, इतना क्या है, ये मेरा करेक्शन है, ठीक है, जो अपना इफेक्ट आता है, एरर मान लो करेक्शन, ठीक है, जो एरर आएगा उसको अपन करेक्शन में चेंज करेंगे। अब जो ओ बी है इसको मैंने लिख दिया आर प्लस सी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ओ ए की अगर मैं बात करता हूं तो ओ ए को मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, ये इसको भी मैंने नाम दे दिया आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्योंकि ये भी अपना क्या है आर है, प्लस ए बी क्या है मेरा डी स्क्वायर है कि नहीं है, डी स्क्वायर हो गया। अब यहां से ध्यान से देखना इस चीज को कि यही आपका मेन समझने लायक फंडा है, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं ब्रैकेट खोलता हूं, ठीक है, तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरीके से खुलेगा, आर का स्क्वायर प्लस सी सी का स्क्वायर प्लस 2rcc, होगा कि नहीं होगा, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद मैंने रख दिया आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा आपका सी सी स्क्वायर प्लस 2rc इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहाँ से जो है अगर मैं लिखता हूँ इन दोनों में से सी सी को कॉमन ले लूँ, सी को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे एक सी सी और बच गया प्लस आपका क्या बच गया 2r, क्या बच गया 2r, ये किसके बराबर, यानी सॉरी ये जो है आपका यहाँ पे ब्रैकेट इसको लगा देना, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपका डी स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर हो गया, डी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से इस जगह से आपको क्या निकल के आया, इस जगह से आपको क्या निकल के आया, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं इस रेडियस की, तो रेडियस आपका कितना है 6370 किलोमीटर, तो उसके कंपैरिजन में ये जो आपका सीसी है ये बिल्कुल आपका क्या है, सॉरी ये जो सीसी आपका ये बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो इसको क्या करते हैं अपन, इसको एक बार नेग्लिजिबल इसको अपन लेके चलते हैं। तो यहां से जो है मेरा ये जो सीसी है, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, ये चाहिए, तो सीसी मेरा क्या हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन कितना 2r प्लस सी सी, होगा कि नहीं होगा। तो इस r के कंपेयर में ये बहुत छोटा है, तो अपन क्या करते हैं इस सी सी को नेग्लिजिबल मानते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल इसको मैंने मान दिया। तो यहां से क्या बच जाएगा मेरा डी स्क्वायर अपॉन 2r, क्या बचा मेरा डी स्क्वायर अपॉन 2r। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं सी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी सी मेरा क्या हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है, ये हो गया अपना। और यहां पे अपन को एक चीज ध्यान रखनी है कि d आपका मीटर में है, ठीक है, d आपका किस में मीटर में है, और r आपका किस में किलोमीटर में है, r किस में आपका किलोमीटर में, जो कितना है ये अपना 6370 किलोमीटर है कि नहीं है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब यहां से अगर मैं लिखता हूं सी सी इज इक्वल टू डी को मैं लिख देता हूं डी स्क्वायर इंटू, इसको भी मैं क्या करता हूं किलोमीटर में चेंज कर लिया, अपॉन 2 इंटू 6370, कई जगह आपको जो 6400 से भी कैलकुलेट किया हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे जो है मेरा यानी कि जो आपका कर्वेचर का जो इफेक्ट है वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आप जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 0.06727, कितना आया 6727 आया, कितना आया ये आपका जो सॉरी 0.07428, ये तो आपका रिफ्लेक्शन की वजह से आता है, सॉरी 0.07849 डी स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर अपने पास में ऐसे कैसे ही है। तो ये आपका जो इफेक्ट आ जाएगा किसकी वजह से, ये आपका कर्वेचर की वजह से। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर, कि आपको वैल्यूज दे देगा और उसके बाद में आपको इफेक्ट पूछ लेगा कि क्या आपका इफेक्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान रखनी है, ये तो हो गया यहाँ बेटा, कई जगह आपको जो यहाँ पे दिया हुआ मिल सकता है कि 0.0785 भी दिया हुआ मिल सकता है डी स्क्वायर। तो आपको जो ध्यान यहाँ पे देना है कि आपको इस प्रोसीजर से एक बार निकाल के देख लेना कि मेरी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। अब यहाँ से देखना, अब क्या है, ये जो अपना जो ये डायग्राम था, यानी कि जो मैंने आपको जो एक डायग्राम बनाया था, तो इस डायग्राम में क्या था अपना कि जब भी आप स्टाफ पे रीडिंग पढ़ोगे, ध्यान से देखना कि जब भी आप स्टाफ पे रीडिंग पढ़ोगे तो इसकी वजह से यानी कर्वेचर की वजह से आपका रीडिंग ज्यादा आएगा या कम आएगा, ये चीज भी पूछ ली जाती है कई बार। तो कर्वेचर इफेक्ट की वजह से हमेशा स्टाफ के ऊपर रीडिंग क्या आता है, ज्यादा आता है, हमेशा ज्यादा आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो भी आपका एरर होगा, क्योंकि आपका रीडिंग ज्यादा आ रहा है जबकि चाहिए अपन को कम, तो एरर हमेशा क्या रहता है, एरर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आप लिख देना इसको कि ड्यू टू, इसको जो मैं मिटा देता हूं, ये चीज आपको जो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये डायग्राम से ही आपको जो ये चीज समझनी थी, ठीक है। तो यहां से आप लिखेंगे कि एरर ड्यू टू, यहां से आप क्या लिखेंगे, एरर ड्यू टू, पॉइंट डाल के लिख लेना, एरर
ड्यू टू कर्वेचर, एरर ड्यू टू कर्वेचर इज पॉजिटिव, कौन सी पॉजिटिव होगी, एंड करेक्शन इज नेगेटिव, करेक्शन विल बी नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान से देखना कि एरर आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एंड आपका करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होता है कि ये स्टाफ की रीडिंग को बढ़ा देता है। तो यहां से आप जो है एक चीज और नोट करेंगे और उसको जो आप नोट डाल के लिख लेना, ठीक है, नोट डाल के लिख लेना कि इफेक्ट की वजह से, यानी कि कर्वेचर इफेक्ट, ड्यू टू द कर्वेचर इफेक्ट द स्टाफ रीडिंग इज इंक्रीज। ठीक है, स्टाफ रीडिंग आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अपन को क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको ट्रू रीडिंग यानी कि ट्रू स्टाफ रीडिंग पता करनी है तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा ये आपका जितना इफेक्ट आया है। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर, द स्टाफ रीडिंग, the staff reading increased and error, जो आपका कर्वेचर की वजह से एरर, एंड क्या हो जाएगा आपका, एरर पॉजिटिव एंड करेक्शन नेगेटिव। ध्यान से देखना इस चीज को, करेक्शन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड आपकी जो ट्रू स्टाफ रीडिंग होगी, ट्रू स्टाफ रीडिंग की अगर मैं बात करता हूं, ट्रू स्टाफ रीडिंग क्या हो जाएगी आपकी, ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग माइनस 0.07849 डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज भी आपको जो है नोट करके लिख लेनी है कि आपकी ट्रू स्टाफ रीडिंग क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी सही, जो आपकी स्टाफ रीडिंग होगी वो आपकी ये हो जाएगी 7849 डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका किसका, ये हो गया कर्वेचर का इफेक्ट। ठीक है, अब बात करता हूं मैं रिफ्रैक्शन के इफेक्ट की। बस कर्वेचर के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो वैल्यू ध्यान रखनी ये वाली, ठीक है, एक तो वैल्यू ध्यान रखनी ये वाली कि कर्वेचर की वजह से कितना होगा, इफेक्ट आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी कि जो आपकी एरर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी और करेक्शन आपको हमेशा नेगेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि स्टाफ रीडिंग यहाँ से क्या होती है, इसकी वजह से बढ़ जाती है तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गई अपनी एरर, और आपको जो है करेक्शन क्या देना है, नेगेटिव देना है। ठीक है, एक ध्यान रखना आपको कि ट्रू स्टाफ रीडिंग आपकी क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग में से माइनस कर देना आपको जितना एरर आया है। क्लियर है यहां तक, ये चीज आपको जो है क्लियर हो गई होगी। अब बात करता हूं मैं रिफ्रैक्शन करेक्शन की। ठीक है, रिफ्रैक्शन करेक्शन की बिल्कुल सिंपल है, आपको बिल्कुल भी ज्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना है, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से जितना हो सकता है मेरे से उतना मैं जो है आपको बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल सिंपल तरीके से जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अब अगर रिफ्रैक्शन की वजह से अगर मैं बात करता हूं, यानी कि किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, तो आपको पता होगा कि जब भी अपन कोई भी विरल माध्यम के अंदर, यानी कि जब भी आप जो एकदम फ्री स्पेस के अंदर कोई भी आप रेज अपनी जो निकलती है, आई रेज जो निकलती है, तो वो रेज क्या होती है आपकी, यानी कि जो भी आपका डेंसर मीडियम होता है, ठीक है, उसकी तरफ क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। ये चीज आपको पता है, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, फिजिक्स के अंदर यानी कि जब भी आप कोई भी रेज आती है तो आपकी अगर मान लो कि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ, यानी कि आपका जो डेंसर यानी कि जो आपका आउटर मीडियम होता है उससे आपके जो डेंसर मीडियम की तरफ क्या होती है, इफेक्ट होती है, तो वही आपका क्या होता है, वही आपका रिफ्रैक्शन होता है। वही क्या होता है, रिफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं अपन अपवर्तन। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अपवर्तन की वजह से जो आपका क्या आता है, इफेक्ट आता है। तो अगर रिफ्रैक्शन की मैं बात करता हूं तो उसको जो है एक बार आप जो है ध्यान से समझ लेना। तो ये अपना क्या होता है कि जितना आपका कर्वेचर का इफेक्ट आता है, रिसर्च किया गया, ठीक है, उसको जो आप ज़्यादा डिटेल से मत लेना। ठीक है, जो आपका अपन ने जब भी उसको जो लिया, ठीक है, जो अभी आपका रिसर्च हुआ तो उसके अंदर ये पाया गया कि जो भी आपका रिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट आता है वो 1/7 यानी कि 1/7 ऑफ द कर्वेचर आता है। यानी कि कर्वेचर इफेक्ट जितना आया उससे आपका 1/7 आपका क्या आएगा, रिफ्रैक्शन की वजह से इफेक्ट आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, जो आपका रिफ्रैक्शन इफेक्ट होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो कितना होता है, ओके, ठीक है। तो अगर आपका जो कर्वेचर की सॉरी रिफ्रैक्शन की वजह से इफेक्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन
कितना होगा, ये होता है आपका कितना 1/7 ऑफ 1/7 ऑफ कर्वेचर, ठीक है 1/7 ऑफ कर्वेचर। बस आपको इतना ध्यान रखना है 1/7 इंटू कर्वेचर का कितना था 0.0 कितना आया था अपना 0.07849 सॉरी 7849 डी स्क्वायर 7849 डी स्क्वायर अपना क्या आया था इफेक्ट आया था। तो इसकी वजह से यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि रिफ्रैक्शन की वजह से तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.06 कितना आता है 0.0 ठीक है इसको जो मैं अभी आपको जो है 0.01127 ही आता है ना सॉरी 1121 डी स्क्वायर। ठीक है तो ये आपका क्या हो गया, ये इफेक्ट हो गया किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन ठीक है रिफ्रैक्शन की वजह से। कैसे आया उसको भी जरा अपन देख लेते हैं। वही आपको जो मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको जो बताता हूँ कि जब भी अपना कोई अर्थ का सरफेस है, ठीक है अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे अपना क्या है, जैसे कि यह आपका अर्थ है कुछ इस तरीके से, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आपने लगाया कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, इस जगह पे, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है अब मैं जब देखता हूँ यहाँ से तो एक तो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन निकलती है जैसा कि अपन ने अभी देखा था, ये तो मेरी क्या हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और एक होती है अपनी लेवल लाइन जो आपकी क्या होती है, जो आपका अर्थ का जो ये कर्वेचर है, यानी कि जो अर्थ का ये कर्वेचर है इसके पैरेलल चलती है, तो इसको मैंने नाम दे दिया ये। ठीक है ये क्या होगी मेरी, ये होगी लेवल लाइन, इसको क्या बोल दिया मैंने लेवल लाइन। ये आपकी क्या हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, समझ लेना बेटा एक बार डायग्राम के हेल्प से। ठीक है ऐसे ही आपका जो सेम टू सेम इधर हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी लेवल लाइन और ये क्या हो गया आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ये क्या हो गया आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैंने क्या बताया आपको कि जब भी आपका जो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल जब भी आप देखते हो तो आपका क्या डेंसर मीडियम कौन सा हो गया, यानी कि आपकी जो अर्थ है तो अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब ग्रेविटी रखता है, तो ये जो आपका डेंसर मीडियम है तो ये जो रेज आएगी ये रिफ्लेक्ट यानी कि जो आपका क्या होगी ये उसकी तरफ इफेक्ट यानी कि आपकी जो आकर्षित होगी किसकी तरफ, डेंसर मीडियम की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये क्या है आपकी कि यहाँ से क्या होती है कि इस तरीके से आपकी ये एग्जैक्ट इस जगह पे रीडिंग नहीं देगी, अपन को कहां पे रीडिंग देगी, इस जगह पे रीडिंग देगी। तो ये जो लाइन होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये क्या होती है अपनी लाइन ऑफ साइट, इसी को क्या बोलते हैं अपन लाइन ऑफ साइट, इसको क्या बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये चीज आपको जो ध्यान रखनी है, ये अपनी क्या होती है लाइन ऑफ साइट। अब ध्यान से देखना कि ये अपना क्या है, इसको जो मैं पॉइंट टू पॉइंट नाम लिख देता हूं कि मैंने नाम दिया, जैसे कि ये मेरा ए था, ये मैंने ए डैश नाम दिया है। ठीक है ये मेरा ओ पॉइंट था, ये मेरा पी पॉइंट था, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है सॉरी बी डी और सी नाम दिया है मैंने इसके अंदर, बी डी और सी। ठीक है जो अपन ने पिछला कैलकुलेशन किया था उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो रिफ्रैक्शन का करेक्शन कितना हुआ, ये इतना सा, कितना हुआ ये इतना सा, क्योंकि ये टोटल तो कितना था, यहां से बी से सी तो अपना क्या आया था, BC तो अपना क्या है था, यानी कि जो B से C था ये तो अपना क्या था कर्वेचर की वजह से हो गया। अब ये इतना सा किसकी वजह से हुआ, ये अपना हुआ किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यानी कि अगर मैं बात करता हूं BD इज इक्वल टू 0.01121 का 21D का स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया रिफ्रैक्शन का करेक्शन हो गया। ठीक है अब यहां से आप देखना कि इसकी वजह से आपकी क्या स्टाफ की रेटिंग ज्यादा ही पड़ेगा, इट मींस क्या हुआ, ये भी आपका क्या होगा माइनस होगा, ये भी क्या होगा, यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से अगर हम बात करें तो आपकी एरर जो होगी रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होती है, आपकी एरर जो होती है हमेशा वो नेगेटिव आती है। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से एरर आपकी क्या हुई, नेगेटिव हुई। ठीक है ओनली रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैं क्या बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन की वजह से एक्चुअल रीडिंग यहां पे पढ़नी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन पढ़ी कहां पे गई, यहां पे, यानी कि कम पढ़ी गई। तो कम पढ़ी इसका मतलब क्या हुआ, एरर आपका नेगेटिव आया और आपका जो करेक्शन लगेगा वो पॉजिटिव लगेगा। ओनली रिफ्रैक्शन की बात होती है, तो ओनली करेक्ट अगर कर्वेचर की बात होती है तो आपका क्या हुआ, देखो रीडिंग यहां पे पढ़ी अपन ने तो वो क्या हुआ, आपका इफेक्ट क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ आपका, यानी कि जब एरर की मैं बात करता हूं तो आपका नेगेटिव आया एंड आपको करेक्शन क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव। और वही चीज अपन ने जो है लिखी थी, ठीक है, वही चीज अपन ने लिखी थी। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे, ठीक है सॉरी ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। कर्वेचर की अगर मैंने बात करी थी तो कर्वेचर की वजह से, हाँ कर्वेचर की वजह से आपका
सॉरी कर्वेचर की वजह से आपको, मैंने उल्टा बोला भी, कर्वेचर की वजह से आपका एरर जो आएगा हमेशा पॉजिटिव होगा। एरर क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। करेक्शन अपन को नेगेटिव देना पड़ेगा। करेक्शन अपन को नेगेटिव देना पड़ेगा। और ओनली रिफ्लेक्शन की बात होती है, ओनली रिफ्लेक्शन की अगर बात होती है तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या आएगा? हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। इफेक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा और करेक्शन आपको क्या देना पड़ेगा? पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि इफेक्ट इज ऑलवेज, यानी कि इफेक्ट इज ऑलवेज, इफेक्ट इज ऑलवेज क्या होगा आपका? नेगेटिव। इफेक्ट, सॉरी, ऑलवेज इफेक्ट हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। एंड करेक्शन विल बी पॉजिटिव। करेक्शन क्या होगा अपना? पॉजिटिव होगा। तो ये आपको जो है रिफ्लेक्शन के ध्यान रखनी है। रिफ्लेक्शन के बारे में आपको ये चीज ध्यान रखनी कि अपना किस तरीके से लगता है। अब अगर अपन बात करते हैं कि आपको जो है कर्वेचर का और रिफ्लेक्शन का दोनों का ही एक साथ कंबाइंड करेक्शन लगाना है। कंबाइंड करेक्शन का मीन्स क्या हुआ कि अपने ये तो टोटल था बी और सी, ये तो क्या था अपना बी से सी तक तो था कर्वेचर की वजह से, और बी और डी क्या आपका? ये होगा आपका रिफ्लेक्शन की वजह से। अब बचा कितना? सी और डी तो बचा, इतना ही तो अपना क्या बचा? इतना ही तो अपना इफेक्ट बचा। क्योंकि आप जो है रीडिंग मेरी यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ आ रही है, रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ आ रही है। तो अब अपना बचा कितना? ये। अगर कंबाइंड करेक्शन की मैं बात करता हूँ, अगर कंबाइंड करेक्शन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। और अगर कंबाइंड करेक्शन की बात करते हैं अपन, ठीक है, इफेक्ट ड्यू टू कंबाइंड, इफेक्ट ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कर्वेचर, ठीक है। तो यहां से आप लिखेंगे इफेक्ट ड्यू टू, फटाफट से इसको जो कंप्लीट करते हैं, इफेक्ट ड्यू टू कंबाइंड, इफेक्ट ड्यू टू, यहां लिख सकते हो आप इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, या कह सकते हैं आप कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है। कंबाइंड अगर आपका इफेक्ट आ रहा है तो उसमें क्या होगा? देखो टोटल इतना था, इसमें से माइनस कर दो इतना, बस बच जाएगा इतना। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि टोटल अपना क्या था? BC, इसके अंदर से माइनस कर दिया मैंने कितना? इतना, ठीक है। ये मैंने माइनस कर देता हूं BD, ठीक है। तो क्या बचाएगा मेरा? वो बचाएगा मेरा CD। और CD क्या है मेरा? ये कंबाइंड करेक्शन है। बताओ समझ में आएगा नहीं है? बताओ समझ में आएगा नहीं है? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो अगर यहां से अगर मेरे को CD निकालना है तो मैं क्या करूंगा? BC माइनस BD कर दूंगा। तो BC अपना कितना आया था? 0 पॉइंट, या बात करता हूं मैं, BC अपना कितना आया था? BC अपना कितना आया था? एक मिनट जो है, BC अपना कितना आया था? चलो ठीक है, वैसे इसको पूरा ही लिख लेते हैं अपन, BC माइनस BD। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BC माइनस BD अपना क्या आया था? 1.7 ऑफ BC। आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था। अगर इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 7, यहाँ पे जो मैं 7 इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? 7 BC माइनस क्या हो जाएगा मेरा? BC, ठीक है। अगर 7 BC में से 1 BC गया तो 6/7 बच गया, और ये बच गया BC। बचा कि नहीं बचा? और BC आपको क्या है? वो आपको पता था, BC मेरी क्या है? D है। BC क्या है अपना? वो अपना क्या था? D था। क्या था? BC अपना D था। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया 6/7 इंटू D। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये अपना हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। BC अपना क्या था? D स्क्वायर था अपना। BC क्या था अपना? D स्क्वायर था। BC क्या था अपना? वो हाइपोटेंशियल था। तो यहाँ से 6/7 D स्क्वायर, या तो आप ये लिख सकते हैं, अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.06727 D का स्क्वायर, ठीक है, 0.06727 D का स्क्वायर। तो अगर कंबाइंड करेक्शन आपसे पूछा जाए, जब भी आप जो करेक्शन लगाओगे तो हमेशा आपको कंबाइंड करेक्शन ही लगाना है। तो कंबाइंड करेक्शन अगर आपसे पूछा जाए 0.06727 D का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट अगर, और ध्यान रखना हमेशा इफेक्ट आपका क्या होगा? इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा एंड करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। करेक्शन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इस करेक्शन की बात करता हूं नेगेटिव, एंड अगर इफेक्ट की बात करते हैं तो इफेक्ट क्या हो जाएगा? इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। इफेक्ट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर स्टाफ रीडिंग की बात करें तो आपकी ट्रू स्टाफ रीडिंग क्या जाएगी? ट्रू स्टाफ रीडिंग की अगर मैं बात करता हूं, ट्रू स्टाफ रीडिंग अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या जाएगी आपकी? ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग, ठीक है, ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग प्लस, ठीक है, ये अपना माइनस, क्योंकि करेक्शन अपना नेगेटिव है ना, तो माइनस हो जाएगा 0.06727 D का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगी आपकी एक्चुअल स्टाफ रीडिंग। जब ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको इससे जो आपका इफेक्ट आता है उससे रिलेटेड आपको क्या करवाऊंगा, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे अपन इसको लगा के भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर टाइम हो गया क्या, टाइम बच रहा है क्या अभी? ठीक है, थोड़ा सा जो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। चलो ठीक है, आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही देखते हैं। ठीक है, और एक नोट डाल के आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक नोट आपको फटाफट से मैं लिखवा देता हूँ, और वो नोट क्या है, वो नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है कि द कंबाइंड करेक्शन इज पॉजिटिव फॉर एंगल। ठीक है, यह हमेशा ध्यान रखना। एक नोट है इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि द कंबाइंड करेक्शन, या आप लिख सकते हैं द कंबाइंड करेक्शन इज पॉजिटिव। हाँ ठीक है, द कंबाइंड करेक्शन इज पॉजिटिव। क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना। द कंबाइंड करेक्शन इज पॉजिटिव फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड नेगेटिव फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन। इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहना चाह रहा है ये नोट आपको कहना चाह रहा है कि जब अगर आप ऊपर से, ध्यान से देखना कि अगर यहां से देख रहे हो तो ये हमेशा इफेक्ट जो आपका आएगा पॉजिटिव किसकी वजह से, क्योंकि कंबाइंड करेक्शन अपन ने क्या लगाया, यहाँ पे कंबाइंड करेक्शन क्या लगाया, नेगेटिव लगाया। तो यहाँ पे देखो कंबाइंड करेक्शन पॉजिटिव लगेगा अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, तो अगर नेगेटिव लगेगा कब, जब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे अपना क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लगाया, नेगेटिव लगाया। अगर अपन यहाँ पे जो लेवल रखे और अगर इस जगह पे स्टाफ पढ़ते तो अपना क्या हो जाता है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से क्या होता है, आपका एंगल कुछ इस तरीके से बनाता है। ये पॉजिटिव एंगल बनाता, ये आपका नेगेटिव एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। इट मींस क्या हुआ कि अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आप इसको पॉजिटिव मानोगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपका डिप्रेशन में है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आपका है, तो उस केस में आपका क्या होगा, करेक्शन नेगेटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार जो आपसे पूछ ली जाती है इंटरव्यू के अंदर, वाकई इंटरव्यू के अंदर, या फिर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपका यानी कंबाइंड करेक्शन होगा, पॉजिटिव होगा फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, एंड नेगेटिव होगा आपका कब, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो यही चीज अपन लिखी है, यहाँ पे नेगेटिव लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपना एंगल क्या था, डिप्रेशन में था। अगर अपन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखे, यहाँ स्टाफ रख दे, तो आपका एंगल क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, और उस केस में अपन को ये करेक्शन क्या देना पड़ता, पॉजिटिव देना पड़ता। ठीक है, ये आपको जो आज क्लास का इंपॉर्टेंट है। और अगली क्लास के अंदर अपन इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना है, अगली क्लास के अंदर अपन फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।